नमस्कार, द प्रिंट और हमारे शो संकट सुरक्षा और स्वामी में आपका स्वागत है। मैं अपूर्वा मंधानी, मेरे साथ है हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडिटर प्रवीण स्वामी। और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे इजराइल और गाज़ा की। सवाल जो हमने आपके लिए उठाया था वो था कि इजराइल गाज़ा पर 14 बार हमला कर चुका है और इस बार के हमले का नतीजा क्या होगा, परिणाम क्या होगा। प्रवीण, अगर सवाल लेने से पहले हमारे दर्शकों को आप बता पाएँ कि अब तक इसमें हुआ क्या है। जैसे कि हमारे दर्शकों को ज़रूर पता होगा, हफ्ते पहले इजराइल में एक बहुत ट्रैजिक टेररिस्ट अटैक हुआ जिसमें 1200 से अधिक इजरायली मारे गए। जिस तंजीम ने ये हमला किया था इजराइल पे, हमास, वो गाज़ा स्ट्रिप को कंट्रोल करता है जो इजराइल के दक्षिणी हिस्से में है। और इस वक्त, आज हम फ्राइडे के दिन बात कर रहे हैं, इसी वक्त इजराइल लग रहा है एक ग्राउंड हमले की तैयारी कर रहे, पर गाज़ा स्ट्रिप में बमबारी बहुत ज़ोरी से चल रही है। उसमें भी बहुत सारे सिविलियंस मारे गए हैं क्योंकि हमास सिविलियन आबादी के बीच में ही मिला जुला है। ये सिविलियन कैजुअल्टीज़ पे अलग से विवाद चल रहा है और इसमें ग्लोबल ओपिनियन में बहुत एक शार्प डिवाइड आ गया है। ज़्यादातर पश्चिमी जो देश हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं इजराइल को। अरब वर्ल्ड में बहुत जोश और क्रोध है कि सिविलियंस पे इस टाइप के हमले चल रहे हैं और इंडिया जैसे मुल्क कुछ बीच का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंडिया ने हमास को भी कंडेम किया, लेकिन ये भी कहा है कि वो इजराइल पैलेस्टाइन डिस्प्यूट में 2 स्टेट सल्यूशन चाहते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सेम मिडल ऑफ द रोड वॉइसेस इस वक्त कम है और हो सकता है कि इजराइल में आने वाले दिनों में बहुत एक गंभीर स्थिति बन जाए, जैसे इजराइल हमास के खिलाफ अपना ग्राउंड ऑपरेशन परस्यू करता है। जी, चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं। पहला सवाल लूँगी विशाल कुमार यादव का, हमारे मेंबर हैं। इस बार हमें कई मेंबर्स के सवाल आए हैं। पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं, प्रवीण जी, क्या आपको नहीं लगता कि इजराइल की बार बार पैलेस्टीनियंस को दबाने और मारने की नीति के कारण ही हमास को ताकत मिलती है? जी, ये जाहिर है कि ऑक्यूपेशन के कुछ तो नतीजे रहते हैं। पहली बात है कि एक इजराइल में लगातार साइकिल ऑफ टेरर बन गया है और शायद इस वक्त मतलब फिंगर पॉइंटिंग ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है कि किसने पहला पत्थर फेंका, हु कास्ट द फर्स्ट स्टोन। लेकिन हम हमास के जड़ों को देखें तो वो 1935-1936 के पहले भी गाज़ा स्ट्रिप में प्रेजेंट थे, जब यूरोप से पहले जूइश सेटलर्स पैलेस्टाइन वापस आने लगे। अब वो क्यों आए थे? क्योंकि यूरोप में, जैसे कि आप जानते हैं, एंटीसेमिटिज़म बहुत था। आगे हिटलर की रेजीम आने वाली थी जर्मनी में। उसके बाद सो कॉल्ड फाइनल सोल्यूशन जो होलोकॉस्ट था वो गुजरने वाला था। उसके बाद भी बहुत जो सर्वाइवर्स थे उनने प्रेफर ये चाहे कि एक स्ट्रॉन्ग जूइश स्टेट होना चाहिए, जहाँ जूइश कॉम जिसने सैकड़ों सालों से यूरोप में अत्याचार झेले थे उनके लिए एक सुरक्षित नेशनल होमलैंड बन जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसी होमलैंड पे अरब्स ऑलरेडी बसे हुए थे और कॉन्फ्लिक्ट बहुत जल्दी शुरू हो गया। जिस डिक्लेरेशन से पहले एक जूइश होमलैंड की बात हुई पैलेस्टाइन में, उसके बारे में एक हिस्टोरियन बहुत अच्छा कहें, ब्रिटिश डिक्लेरेशन जो था कि दिस वाज वन कंट्री ऑफरिंग द होमलैंड ऑफ अ सेकंड पीपल टू अ थर्ड पीपल। लेकिन अब जो भी उस वक्त हुआ नहीं हुआ, अट्रॉसिटीज़ जो भी हर पक्ष से हुई, अब बहुत दशक गुजर गए हैं और अनफॉर्चुनेटली जो पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज़ बने वेस्ट बैंक और गाज़ा क्षेत्र में, उनको कोई सेल्फ गवर्नेंस नहीं मिला। इकोनॉमिक हालात उनके बहुत ख़राब है, ख़ास तौर से इजराइल जो बहुत एक वाइब्रेंट और इकोनॉमिकली इवॉल्व स्टेट है उससे कंपेयर करें। और यूथ में बहुत गुस्सा है कि 1992 में जो अकॉर्ड साइन हुए थे ऑस्लो में, जिसमें पैलेस्टीनियन एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी, एक होमलैंड बनना था, कि वो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुए। उस बात पे बहुत गुस्सा है। ये गुस्से से मॉडरेट्स मार्जिनलाइज हो रहे हैं। ये हमारे दर्शकों को बताना चाहिए, कोई ये पहली बार नहीं है, लेकिन 14वीं बार है जब गाज़ा पे हमला किया है इजराइल ने। हर बार यही बात हुई है कि हमास या किसी और दहशतगर्द ग्रुप को एक्सटर्मिनेट कर देंगे,
लेकिन क्योंकि पब्लिक का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा इन ग्रुपों के साथ है, तो कुछ दिनों के लिए मामला ज़रूर दब जाता है जंग से, लेकिन जैसे हमारे दर्शक अभी कह रहे थे, वो दोबारा उभर के आ जाता है। और मेरे ख्याल से इज़राइल को डेफिनेटली सिक्योरिटी मेजर्स तो लेने पड़ेंगे और लेना आवश्यक है, लेकिन एक इमेजिनेटिव पॉलिटिकल सल्यूशन भी सोचना होगा। बम गिराने से मसला हल नहीं होगा। अगला सवाल कार्तिक पराशर का हमारे मेंबर हैं, बोल रहे हैं कि क्या हम उस स्टेज को पार कर चुके हैं जहां 2 स्टेट्स एक सोल्यूशन है, या फिर अब भी ये होप है कि दोनों साइड्स इस संघर्ष को सेटल करेंगे? उम्मीद तो रखनी चाहिए, क्योंकि मिलिट्री सल्यूशन इस बार भी मुझे कोई लगता नहीं है कि इज़राइल के अंदर ही उनके अखबार पढ़े तो कोई ज़्यादा उम्मीद रख रहा है कि सिर्फ मिलिट्री मीन से मसला हल होगा। अब रियलिटी गाज़ा में क्या है, कुछ 25 लाख लोग एक 350 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में बसे हुए हैं। अब इमोशन को साइड रखते हुए इस सिचुएशन को एनालाइज करें तो 2-3 रास्ते इज़राइल के सामने हैं। या तो वो 25 लाख लोगों को मार सकते हैं, जो वो भी नहीं चाहते, वो जेनोसाइड नहीं करना चाह रहे हैं, तो वो तो ऑफ द टेबल है ना। 25 लाख लोगों को मारना कोई आसान काम है, तो ये एक साइड रखें। दूसरा ऑप्शन है कि वो 25 लाख लोगों को किसी तरह धकेल के निकाले वहाँ से, लेकिन एक साइड समुंदर है जो जिसमें ऑब्वियसली वो जा नहीं सकते, और दूसरी साइड इजिप्ट है जो एक गरीब मुल्क है लेकिन एक ताकतवर मुल्क भी है। वो भी इन लोगों को चाहेगा नहीं, अपनी ज़मीन देना नहीं चाहेगा। उसी साइड पे साइनाई डेजर्ट के आगे जो इजिप्शियन एरियाज़ है वहाँ भी बहुत गुर्बत है, अब रेफ्यूजीज़ के ऑलरेडी प्रॉब्लम्स हैं, तो वो नहीं चाहेंगे कि ये लोग उनके टेरिटरी में आ जाएं। और थर्ड ऑप्शन है कि कोई पॉलिटिकल सुलह की जाए, जिसमें चाहे कोई भी सरकार वहाँ आए, वो सरकार ऐसी रहे जो हालात पे काबू कर पाएगी और दहशतगर्द तंजीम जैसे हमास है उनको आइसोलेट कर पाएगी। लेकिन अगर कोई ऐसी सरकार आनी है तो ऑब्वियसली उसकी लेजिटिमेसी बनानी पड़ेगी, उसकी ताकत बनानी पड़ेगी, और उसके लिए कुछ आर्थिक साधन देने होंगे और कोई पॉलिटिकल कंसेशंस देने होंगे। अब लगातार इज़राइल में बहुत सालों से ऐसे प्राइम मिनिस्टर आए हैं जो बहुत एक माइनॉरिटी ओपिनियन है इज़राइल में, लेकिन कट्टरपंथी जूइश ओपिनियन जो है उस पे उनकी सरकारें निर्भर रही हैं। इज़राइल में एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है, हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम से थोड़ा अलग है। तो जिस पार्टी को जितने वोट मिलते हैं क्नेसेट में, उनके पार्लियामेंट में उतनी सीट मिलती हैं। एक तरह से बहुत फेयर है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन उतना ही मिलता है हर सेक्शन को जितनी उनकी सपोर्ट है। लेकिन अनफॉर्चुनेट रिज़ल्ट ये है कि 4 या 5 एमपी की पार्टी पूरे सिस्टम को हॉस्टेज बना ले पाती है और अपने एक्सट्रीम डिमांड्स पे सरकार को डिपेंडेंट कर लेती है। और बेंजामिन नेतन्याहू जैसे पॉलिटिशियन, जो मेरे ख्याल से अपने पर्सनल लाइफ में रिलीजियस कट्टरपंथी नहीं है, वो ये एक्सट्रीमिस्ट सपोर्ट को काबू रखने के लिए ऐसी लैंग्वेज यूज़ करने लगे हैं और ऐसे पॉलिसी डिसीजन लेने लगे हैं जिससे हालात गाज़ा में और अब वेस्ट बैंक में जो दूसरी पैलेस्टीनियन टेरिटरी है, उन दोनों में लगातार कई सालों से हालात बिगड़े जा रहे हैं। ये विस्फोट जो हुआ है ये बिल्कुल मतलब हॉरिफिक है। 1200 लोग मरना, मैंने किसी अखबार में कैलकुलेशन देखा था कि अगर इसके यूनाइटेड स्टेट्स के पॉपुलेशन में मल्टीप्लाई कर दो तो 21,000 फेटेलिटी बनते हैं, जबकि 9/11 में 1000 लोग ही मारे गए थे। तो हम कंपेयर कर सकते हैं 26/11 के कंपैरिजन से ये 4 गुना ज़्यादा फेटेलिटीज़ हैं इसमें। जब और इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन और इज़राइल की इतनी टाइनी पॉपुलेशन कंपेयर करो तो हम समझ सकते हैं कि उनके दिलों पे क्या असर होगा। हर फैमिली लगभग किसी को जानती है या अपने रिश्तेदारों में को लॉस्ट लोगों में काउंट करती है। लेकिन गुस्से में रिएक्ट करना जैसे अमेरिका ने भी 9/11 के बाद किया, शायद हल नहीं है। आखिर अमेरिका कई जंगों में फंसी 9/11 के बाद, जिससे उसको निकलना मुश्किल हो गया। अफ़गानिस्तान और इराक 2 उसके किस्से हैं, और इज़राइल इस वक्त पे अपने क्रोध में शायद उन्हीं गलतियों को दोबारा दोहराने पे के बिल्कुल एज पे है।
प्रवीण, आप समाधान के ऊपर ही काफ़ी सवाल आए हुए थे, तो एक और लूँगी। मोहित ओबरॉय जो कि हमारे मेंबर हैं, पूछ रहे हैं कि क्या इस मुद्दे का ऐसा कोई रियलिस्टिक समाधान है जो सभी नहीं तो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा अधिकांश पार्टियों को मंजूर हो। इसी से ही मिलता जुलता सवाल सुधाकर सिंह जो कि हमारे मेंबर हैं उनसे भी आया हुआ है। मोहित जी, सुधाकर जी, ये सवाल आपका बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है। अनफॉर्चुनेटली ऐसे माहौल में सेन वॉइसेस या सेन सॉल्यूशंस, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के कम ही लोग बात करते हैं। एक जज्बाती इमोशनल रिएक्शन होता है और कट्टरपंथी डिबेट को कब्ज़ा कर लेते हैं, और यही हुआ है। लैंग्वेज यूज़ की जा रही है जो बहुत अफसोसजनक है और जो प्रोडक्टिव भी नहीं है। प्रोडक्टिव इसलिए नहीं है क्योंकि कोई एक साइड पिछले 75 साल से दूसरे साइड को ख़त्म नहीं कर पाया है, और लगातार ये जंग वाले हालत के बना के रखने से दोनों साइड को नुकसान हुआ है। मेरी पर्सनल अपनी राय अगर आप पूछें तो मुझे ये लगता है कि फ़िलहाल अगर सियासी मामले को भी एक साइड रखें कि पैलेस्टीनियन नेशन स्टेट कैसा होना चाहिए और उसका क्या गवर्नेंस होना चाहिए और किन पार्टियों को उसको शामिल होना चाहिए, हम सब ये ऑब्जेक्टिवली एक्सेप्ट कर सकते हैं कि पैलेस्टीनियन टेरिटरीज़ में बहुत गुर्बत है, कि इज़राइल के जो ब्लॉकेड्स रहे हैं और वर्कर्स पे जो रिस्ट्रिक्शंस रहे हैं उनके वजह, और उनके पीछे मैं ये नहीं कह रहा कि कोई वजह नहीं थी, अच्छे सिक्योरिटी कंसिडरेशंस थे, सुसाइड अटैक्स, बॉम्बिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन ये सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस के वजह एक डेस्परेशन का माहौल बन गया, पर्टिकुलरली यंग लोगों में, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को एड्रेस करना होगा। और अगर गुर्बत ख़त्म होगी वहाँ तो कुछ हद तक कम से कम जो ये कट्टरवादी ग्रुप्स हैं जैसे हमास हैं उनकी इन्फ्लुएंस थोड़ी कम होगी। दूसरी बात है कि मुझे लगता है कि सब अग्री कर सकते हैं कि इन टेरिटरीज़ में कुछ सेल्फ गवर्नेंस तो होना चाहिए। अब गाज़ा की बड़ी अजीब ये बात है कि 2005 में वहाँ जब चुनाव किए गए थे पूरे पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के एरिया में, तो हमास इलेक्शन जीत गई थी, और क्योंकि हमास एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था, बहुत ही राइट विंग था, बहुत ही फनेटिकल बातें करता था जूस के ख़िलाफ़, तो जनरली इंटरनेशनल एक कंसेंसस था, इज़राइल में कंसेंसस था, यूनाइटेड स्टेट्स में था कि हमास को सरकार बनाने देना नहीं चाहिए। महमूद अब्बास जो PLO से जुड़े हुए हैं, फतेह ग्रुप से जुड़े हुए हैं, वो प्रेसिडेंट पैलेस्टाइन के तब से आज तक बने रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि सरकार ना बनाने देने के बावजूद गाज़ा में हमास ने ही सरकार चलाया है। उस सरकार को कुछ अरब मुल्क जो वेस्ट से जुड़े हुए हैं जैसे कि कतर, उनसे पैसे इतने सालों के लिए मिले आ रहे हैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, और मेरे ख्याल से कम अब हालात देखते हुए कि वेस्ट बैंक में भी हमास की इन्फ्लुएंस बढ़ रही है, ये हमें सोचना चाहिए कि क्या उनको गवर्नमेंट बनाने देने में विजडम होता जिससे कम से कम दहशतगर्दी और गदर मचाने के बावजूद पब्लिक में अकाउंटेबिलिटी उनकी रहती कि आपको सड़कें भी बनानी है, अस्पताल भी बनाने हैं, आप बमबारी गोली करोगे तो जिस चीज़ के लिए आपको इलेक्ट किया है वो आप नहीं कर रहे हैं, कि उनको मार्टर बनाना है जो इस वक्त बन रहे हैं, क्योंकि पूरा एंटी एस्टेब्लिशमेंट ओपिनियन जो है पैलेस्टीनियन युवकों में वो हमास के साइड पे जा रहा है, सिंपली बिकॉज दूसरी साइड पे ऐसे फोर्सेस हैं जो इनेप्ट हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं और जिनकी लेजिटिमेसी नहीं है। तो कभी कभी मतलब पॉलिटिक्स में इलेक्शंस करते हुए, डेमोक्रेसी लाते हुए ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें पसंद नहीं होती, लेकिन अगर आउटकम की नाराज़गी से हम डेमोक्रेसी को ख़त्म कर देंगे तो अब ये दिख रहा है कि उसके नतीजे कहीं ज़्यादा गंभीर होते हैं। अगला सवाल प्रसन्नजीत भट्टाचार्य जी का लूँगी, हमारे मेंबर हैं, पूछ रहे हैं कि क्या उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ाने से पहले हमास ईरान अलायंस और उनके न्यूसेंस वैल्यू पर विचार न करके गलती नहीं की। वो बोल रहे हैं ये युद्ध कुछ समय तक चल सकता है, लेकिन फिर भी सभी पक्षों को इसका लॉन्ग लास्टिंग समाधान ढूंढने की ज़रूरत है, इसका क्या रास्ता है? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, और इस पे इजरायली पेपरों के, मिडल ईस्ट पेपरों में बहुत विवाद चला है पिछले दिनों से।
एब्राहम अकॉर्ड्स, जैसे कि आप जानते हैं, लेकिन बाकी दर्शकों की जानकारी के लिए, ये अकॉर्ड्स थे जो यूनाइटेड स्टेट्स ने काफ़ी टाइम से पुश किया। ये डोनाल्ड ट्रंप के सरकार के टाइम बात शुरू हुई थी। और इनका बेसिक ये अंडरस्टैंडिंग था कि सऊदी अरेबिया और इज़राइल के बीच में फुल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बन जाएगी। और इस डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप और नॉर्मलाइजेशन से धीरे धीरे ये पैलेस्टाइन का मसला भी, फ़िलिस्तीन का मसला भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। उसमें कहा जाता है, जबकि इसके मतलब सबूत तो सामने नहीं आए, सीक्रेट डिप्लोमेसी चल रही थी, कि ये एब्राहम अकॉर्ड्स के तहत नॉर्मलाइजेशन के रिटर्न में कुछ ज़्यादा ऑटोनॉमी वेस्ट बैंक के कुछ एरियाज़ को दी जानी थी। महमूद अब्बास की जो गवर्नमेंट थी, पैलेस्टाइन अथॉरिटी की गवर्नमेंट को ज़्यादा रिसोर्सेज दिए जाने थे, और ये उम्मीद थी कि पैलेस्टीनियंस को जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ मिलने थे, सऊदी अरेबिया से इन्वेस्टमेंट आना था, नौकरियों के मौके दिए जाने थे, उससे कि मामला धीरे धीरे ठंडा पड़ जाएगा। अब 2 स्पॉयलर्स थे जैसे आपके ने मेंशन किया है। नंबर 1, ईरान। ईरान ये नहीं चाहता था कि इज़राइल और सऊदी अरेबिया का नॉर्मलाइजेशन हो, जिससे सिर्फ पूरे मिडल ईस्ट क्षेत्र में वो आइसोलेट हो जाए, और उसका इंसेंटिव बन गया था इस अग्रीमेंट को किसी तरह सैबोटाज करने का। वॉल स्ट्रीट जर्नल में कुछ दिन पहले आर्टिकल आया था कि उन्होंने ये क्लेम किया था कि इस अटैक के पीछे ईरान का हाथ था। उस रिपोर्ट में जो क्लेम्स थे कि हमास के ऑफिशियल्स और इरानियन ऑफिशियल्स के लेबनान में मीटिंग हुए थे जहाँ सारी प्लानिंग हुई थी, उन क्लेम्स को इंटरेस्टिंगली दोनों यूनाइटेड स्टेट्स ने और इज़राइल ने डिनाई किया है कि ऐसे कोई बात थी, जिससे लगता है कि इस वक्त कोई वॉर का मूड नहीं है इज़राइल या यूएसए में। लेकिन डेफिनेटली ईरान का हमास को एनकरेज करने में, वेपनाइज करने में एक रोल था। दूसरा बहुत बड़ा और अहम स्पॉइलर था पैलेस्टीनियंस ही, क्योंकि पैलेस्टीनियंस का ये कहना है कि आप नॉर्मलाइजेशन तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक हमारी लेजिटिमेट डिमांड्स का कुछ सल्यूशन हो। प्रॉब्लम ये है कि ऐसा कोई सल्यूशन सामने नहीं दिखता जिस पे इजरायलीज़ और पैलेस्टीनियंस दोनों अग्री कर पाएँ। एंड आई शुड क्वालिफाई दैट ऑल्सो, इनसे जो पहले भी मैं कह रहा था कि इज़राइल में बहुत सारे लोग हैं, बहुत मतलब लोग हैं जो चाहते हैं कि कोई 2 स्टेट सल्यूशन या ऐसा कोई अग्रीमेंट किसी तरह बन जाए। आखिर इज़राइल के एक प्राइम मिनिस्टर असैसिनेट किए गए क्योंकि उन्होंने ऑस्लो अकॉर्ड्स साइन किए। वो पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर थे और उनको असैसिनेट किसने किया? किसी पैलेस्टीनियन ने नहीं किया, एक जूइश एक्सट्रीमिस्ट ने किया था, जो चाहते थे कि कोई ऐसे मिडिल ग्राउंड सल्यूशन ना हो। क्लियरली लेकिन जैसे कि कट्टरपंथी इज़राइल में और पैलेस्टाइन में दोनों ज़्यादा और ज़्यादा लगातार ताकतवर बने हैं, एक सल्यूशन खोजना उतना मुश्किल बन गया है। अब ये क्राइसिस वाली सिचुएशन से, जिसमें दोनों कंट्रीज़ में हज़ारों डेथ्स हुई हैं और जंग की हालात चल रही है, इससे बहुत लोग मेरे ख्याल से जोल्टेड हैं और समझने लग गए हैं कि आगे अगर हम कुछ जिम्मेदारी ना दिखाएं तो आगे सिर्फ अंधेरा है। इन आवाज़ों के लिए कोई लीडर निकलेंगे, पॉलिटिशियंस पे कुछ इसका इन्फ्लुएंस होगा, ये देखना पड़ेगा। अगला सवाल विनायक सरदेसाई का लूँगी, हमारे मेंबर हैं, पूछ रहे हैं कि इजराइल ने हमास को नष्ट करने की कसम खाई है और जाहिर तौर पर वे गाज़ा स्ट्रिप पर बड़े पैमाने पर हमले और यहाँ तक कि इन्वेजन की योजना बना रहे हैं। भारी कोलैटरल डैमेज और निर्दोष लोगों की जान जाने की आशंका है। आपको क्या लगता है कि यूएई, बहरीन जैसे देश क्या पोजीशन लेंगे? वो ये भी बोल रहे हैं कि इब्राहिम अकॉर्ड्स का फेट क्या है? क्या स्थिति यौम किपुर वॉर जैसी स्थिति में बदलने की संभावना है? तो आपके लास्ट सवाल का पहले मैं आंसर दे दूंगा कि यौम किपुर टाइप स्थिति है, ये नहीं है। मेरे ख्याल से कोई अरब स्टेट अब नेबरहुड में नहीं है, ना सीरिया, ना लिबिया, ना इजिप्ट, जो इज़राइल से लड़ सकता है या लड़ना चाहता है। इजिप्ट में इकोनॉमिक हालत बहुत ख़राब हैं, ऊपर से एक रूलर हैं अब्दुल फतेह अल सीसी, जो ये नहीं चाहते कि जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे इजिप्ट में ही जंग की बातें करते हैं इज़राइल से, कि वो ग्रुप सामने आए, क्योंकि वो अपने आप को भी ख़तरा महसूस करते हैं एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट से।
सीरिया की गवर्नमेंट आईसिस से लड़ रही है, इसराइल से बहुत उनके प्रॉब्लम्स तो हैं क्योंकि इसराइल के साथ उनका कनेक्शन है, लेकिन जंग लड़ने का बशर अल असद के रेजीम की हालत नहीं है क्योंकि वो अंदर टूटी पड़ी हुई है आईसिस से लड़ते लड़ते। और लेबनान तो लेबनान है, फैक्शंस में बटी हुई है, इकोनॉमिक कोलैप्स है, तो मतलब इमीडिएट रीजन में कोई लड़ने वाला कंट्री नहीं है। ईरान शायद के पास शायद टेक्नोलॉजी है रॉकेट्स फायर करने की, अगर कल वो जंग लड़ना चाहे, लेकिन ईरानियंस भी जानते हैं कि उसका रिटेलिएशन यूएसए से और इसराइल से बहुत ब्रूटल होगा और ईरानियन रेजीम के लिए ख़तरा होगा उससे। अब सवाल फिर उठता है कि इस हालत में जियोपॉलिटिकली क्या हो सकता है। रियलिटी ये है कि ईरान ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर सकता है कि हाँ वॉर ना हो लेकिन पीस भी नहीं होगा। और प्रेसिडेंट जो बाइडेन की रेजीम की गवर्नमेंट बहुत वक्त से कोशिश कर रही है कि ईरान से कोई वो अरेंजमेंट कर ले ताकि ईरान कम से कम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम स्लो डाउन कर ले। उस न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के कोई मिलिट्री मींस अभी तक नहीं है उनके, और सबको पता है कि नॉर्थ कोरिया जैसे आने वाले सालों में वो हो सकता है न्यूक्लियर वेपन्स कैपेबिलिटी एक्वायर कर ले, जिससे इसराइल को और भी खतरा होगा। फाइनली बात आई आपकी यूएई और बहरीन जैसे मुल्कों पे। इन मुल्कों में हमास के लिए कोई नरम दिली नहीं है। यूएई की काफ़ी सेक्युलर और मॉडरेट रेजीम है जो दुबई जैसे अपने एमिरेट्स में बहुत कोशिश कर रही है एक सेक्युलर वेस्टर्नाइज्ड कल्चर को इंट्रोड्यूस करने की। बहरीन भी काफ़ी वेस्टर्नाइज्ड कंट्री है, लेकिन इन मुल्कों में भी अरब निवासी हैं और जो बहुत इस वक्त गुस्से में हैं, और जो इमेजेस आप भी देख रहे हैं अपनी टीवी पे वेस्ट बैंक से आते हुए, उनसे क्रोध लोकल लोगों में बढ़ रहा है। लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर जो हमास ने किया, बच्चों को मारना, औरतों को मारना, अगर वो दहशतगर्दी है तो क्या बेकसूर पैलेस्टीनियंस पे बम गिराना, क्या वो दहशतगर्दी नहीं है? इस पे हम ज़रूर डिबेट कर सकते हैं, लेकिन ये कंट्रीज़ में भी प्रेशर पड़ रहा है। अगर अब्राहम अकॉर्ड्स को और नॉर्मलाइजेशन को बचाना है तो कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा, कम से कम एक सीज़ फायर को लाने के लिए या ये सिचुएशन को ठंडा करने के लिए। आपने सवाल पूछा कि इज़राइल हमास को नष्ट करने की बात कर रहा है। शायद हमें पूछना चाहिए कि हमास को नष्ट करने का मतलब क्या है। प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने 1-2 दिन पहले एक बयान दिया था कि जैसे आईसिस ख़त्म हुआ है इस्लामिक स्टेट, वैसे वो हमास को ख़त्म करेंगे। लेकिन ये स्टेटमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आईसिस ख़त्म नहीं हुआ है, पहली बात। मिडल ईस्ट के कुछ इलाकों में ख़त्म हुआ है लेकिन अफ्रीका में बढ़ गया है। मिडल ईस्ट के अंदर में भी कुछ एरियाज़ हैं जहां उसको दोबारा जान मिल रही है। तो जब तक टेररिस्ट ग्रुप की आइडियोलॉजी और आइडिया ख़त्म नहीं किया जाता है तो वो दोबारा उभर के सामने आता है। और दूसरी बात ये भी स्वीकार करना पड़ेगा कि जब तक आईसिस बड़े वेस्टर्न लिंक्ड कंट्रीज़ के लिए मुद्दा नहीं बन गया था, जब तक वो सिर्फ इराक़ के एक हिस्से में और सीरिया में कुछ कर रहा था, तो दुनिया उसके बारे में ज़्यादा वरीड नहीं थी। और वैसे ही जब तक हमास का प्रॉब्लम लोकली कन्फाइंड था, कोई ज़्यादा घबराया नहीं था। ये कड़वी हकीकत हमें स्वीकार करनी चाहिए और मानना चाहिए कि इस मुद्दे पे ज़्यादा इंटरनेशनल अटेंशन और फोकस रहना चाहिए था, और वो फोकस हटा के बड़ी बड़ी अब्राहम अकॉर्ड टाइप स्कीमें बनाने से शायद हम थोड़े अपने आप को यूटोपियन थिंकिंग की तरफ ले गए। अगला सवाल संकल्प का है, हमारे मेंबर हैं, थोड़ा लंबा सवाल है। बोल रहे हैं कुछ हफ्ते पहले उन्होंने एक प्रश्न पूछा था जहां उन्होंने इज़राइल को एक फॉर्मिडेबल फोर्ट्रेस कहा था, जिसमें आपने भी उसे पॉजिटिवली वेन किया था। बोल रहे हैं इंटेलिजेंस फेलियर पर ध्यान देने का अब कोई मतलब नहीं है, कभी कभी ऐसा होना लाजमी है, लेकिन
अनलाइक इजराइल, भारत अपने खुद को रक्षा करने के अधिकार को एग्जीक्यूट करने में कम आक्रामक रहा है। बोल रहे हैं शायद वर्तमान सरकार नहीं, लेकिन पिछली सरकारें ज़्यादा पेशेंट थी, लेकिन इस्लामिक टेरर ने वास्तव में कभी भी अपनी गति नहीं खोई। वो बोल रहे हैं ये हमेशा काटने के लिए वापस आती है। पाकिस्तान, ईरान बोल रहे हैं पोस्ट रेवोल्यूशन और लेबनान अरब इन्फिल्ट्रेशन के बाद जैसे देश ट्रेडिशनल नेशन स्टेट्स नहीं हैं, वे सभी गार्डियंस ऑफ इस्लाम होने के बारे में हैं। बोल रहे हैं उनकी राजनीति इसी से ड्रिवन है। कोई ऐसी नफ़रत का मुकाबला कैसे कर सकता है, ये रूट कॉजेज़ के बारे में नहीं है। वे नहीं चाहते कि हमारा अस्तित्व रहे। बोल रहे हैं हमें रियलिस्टिक होने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान को अपने दुश्मनों को न्यूक करने के लिए बस एक मैडमैन की कमी है। बोल रहे हैं चीन स्टाइल का डी रेडिकलाइजेशन ने काम किया है, लेकिन क्या लोकतंत्र ऐसी रणनीति का सहारा ले सकते हैं। बोल रहे हैं कमाल अतातुर्क टर्की को शांत करने में कैसे सफल रहे। तो पहली बात संकल्प, थैंक यू कि दोबारा आप शो पे आए और सवाल पूछा। पहली बात जो आप इस्लामिक टेररिज्म का कह रहे हैं, ये कोई इस्लामिक या इस्लाम का कोई ख़ास अलग फीचर नहीं है। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलियम, जिनने हमारे एक प्रधानमंत्री को असैसिनेट किया, शायद उसने साउथ एशिया में कई ज़्यादा लाइव्स क्लेम की किसी भी इस्लामिक ग्रुप से। हम ज़्यादा इंडिया में ध्यान नहीं देते हैं दुनिया के दूसरे हिस्सों को, लेकिन अगर आप मेक्सिको में जो नार्को कार्टेल्स इस वक्त कत्लेआम कर रही हैं, या जो माओइस्ट ग्रुप्स हैं जो वहाँ शाइनिंग पाथ जैसी, सेंडेरो लुमिनोसो जैसी रही हैं, उनके किलिंग्स को देखें तो वो किसी इस्लामिक स्टेट या दूसरे ग्रुप से ना अपनी इंटेंसिटी में ना अपनी बार्बरिज्म में कम रही है। मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन आप अगर मेक्सिको में नार्को कार्टेल्स की किलिंग्स देखें जो यूट्यूब पे अपने वीडियो लगाते हैं, आप देखेंगे कि उनकी ब्रूटैलिटी कोई गर्दन काटने से और ये सब करने से कम नहीं है। टेररिस्ट का काम होता है सिविल सोसाइटी को और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को धमकाना, और वो डर से धमकाना चाहते हैं, चाहे वो टेररिस्ट मुस्लिम हो या और कुछ हो, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, कुछ भी। वो वही काम मोटे मोटे करेंगे जो और कोई टेररिस्ट करेगा। दूसरी बात इसमें ये आपको कहना चाहता हूँ कि जो इज़राइल में सिचुएशन बना है, रूट कॉजेज़ की बात नहीं है, लेकिन कोई भी चीज़ एक वैक्यूम में पैदा नहीं होती, और हमें अपने आप को एज थिंकिंग पीपल ये सवाल पूछना होगा कि हमास जैसा एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट एक जगह क्यों अपना पकड़ बना पाया जबकि दूसरी जगह नहीं बना पाया है। ये सवाल इंडिया और पाकिस्तान में भी जारी है कि, या पाकिस्तान और बांग्लादेश में जारी है कि अलकायदा और ऐसी ग्रुप जो थे वो पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में और अफ़गानिस्तान में बहुत अपना प्रेजेंस बना पाए, लेकिन बांग्लादेश में कोशिशों के बावजूद यस टेररिस्ट क्राइम्स कर पाए, लेकिन कभी ऐसे बहुत बड़े पैमाने पे कोई इंसर्जेंट मूवमेंट पैदा नहीं कर पाए। और मेरे ख्याल से इस सवाल पे गहराई में जाएंगे तो एक बहुत बड़ा कॉमन फीचर जो हमें दिखेगा, चाहे वो आईसिस का हो या मेक्सिको में हो या पाकिस्तान में हो, वो ये है कि स्टेट जब फेल करता है, चाहे वो अथॉरिटेरियन स्टेट हो, डेमोक्रेटिक स्टेट हो, किसी भी प्रकार का स्टेट हो, जब स्टेट टूटता है तो एक्सट्रीमिस्ट और वायलेंट एक्टर आगे उभर के आते हैं उस स्टेट फेलियर के। स्टेट के नॉर्म्स जब एनफोर्स नहीं हो पाते, जब रूल ऑफ लॉ नहीं एनफोर्स हो पाता, तो एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट्स उभरते हैं। अफ्रीका में भी ये कई जगह हम देख सकते हैं। जो आपने सवाल पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में पूछा, वो इसमें ये स्टेट का और भी ये फिर शार्प क्वेश्चन बन जाता है कि यस पाकिस्तान में कल हालात पैदा हो जा सकती है कि एक मैडमैन बटन दबाए और कहीं एटम बॉम्ब फट जाए, लेकिन वो तभी बनेगा अगर पाकिस्तानी स्टेट कोलैप्स करे। और इंडिया में बहुत मैं देखता हूँ कैजुअली लोग करते कि देश ख़त्म हो जाए तो कितनी अच्छी बात रहेगी, लेकिन हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि ये देश ख़त्म हो जाए तो वाकई हमारे लिए अच्छी बात रहेगी कि उससे ऐसी हालात बनेगी जिसमें कोई मैडमैन आके ये कर दे। क्या हमारे लिए अच्छा रहेगा कि स्टेट कोलैप्स कर जाए और लाखों रेफ्यूजीज़ इधर उधर जाने लग जाए, आर्म्ड ग्रुप्स पैदा हो जाएं? प्रॉबली नॉट। मेरे ख्याल से
कभी कभी शक्ति का भी एक कल्ट बन जाता है कि हर मसला छुरी से या हथौड़े से हल कर सकते हैं। ज़रूर सरकारों को, नेशन स्टेट्स को छुरी चाहिए, हथौड़ा चाहिए, लेकिन अपने टूल बॉक्स में स्क्रू ड्राइवर, प्लास, पेचकस, बाकी चीज़ें भी रखनी चाहिए, क्योंकि हर प्रॉब्लम का सल्यूशन हथौड़ा नहीं है। आखिरी सवाल आज का लूँगी। आदित्य जो कि हमारे रेगुलर मेंबर हैं, पूछ रहे हैं कि यूएन और सिक्योरिटी काउंसिल जैसे संगठनों का क्या फ़ायदा जब वे ऐसे क्षेत्रीय कॉन्फ्लिक्ट्स को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं हैं। बोल रहे हैं ऐसा लगता है कि यूएन की जनरल काउंसिल एक एनुअल फंक्शन की तरह है जहाँ डिप्लोमैट्स चर्चा करने आते हैं, एक दूसरे की निंदा करते हैं और चले जाते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इतने सालों के बाद भी यूएन एक असफल संगठन बन गया है? अनफॉर्चुनेटली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आदित्य। मतलब ये यूनाइटेड नेशंस बहुत टॉप क्लास चाय समोसा अड्डा क्लब है। मतलब चाय समोसे से काफ़ी ज़्यादा वहाँ अच्छी चीज़ें मिलती हैं। एंड आई एम श्योर जो वहाँ लोग काम करते हैं उन बहुत, मतलब आई डोंट वांट टू साउंड जेलस, बट उनकी अच्छी लाइफ होती है। लेकिन अचीव बहुत कम कर पाए हैं। और जनरली यूनाइटेड नेशंस को भी एक साइड छोड़िए तो इंटरनेशनल कम्युनिटी के रोल पे अब बहुत सवाल उठने लगे हैं। एक्सट्रीमिस्ट ऐसे इस्लामिस्ट ग्रुप सिर्फ मिडल ईस्ट में पैदा नहीं हो रहे, इज़राइल की बात होती है, लेकिन ऐसे मैसेकर्स नाइजीरिया से लेके मोज़ाम्बिक तक पिछले महीनों में हमने बहुत बड़े पैमाने पे किलिंग्स देखी हैं। टेररिज्म की बात एक साइड छोड़िए तो इमिग्रेंट फ्लोज़ रिकॉर्ड लेवल्स तक पहुंच रहे हैं, और क्लाइमेट चेंज की वजह लोग कह रहे हैं कि आने वाले सालों में ये प्रॉब्लम और भी बढ़ेगा। हम दुनिया के बहुत क्षेत्र में देख रहे हैं, मेक्सिको से लेके अफ़गानिस्तान और बर्मा तक की ड्रग्स का बहुत ज़्यादा अब प्रॉब्लम बन रहा है और फेल्ड स्टेट्स का प्रॉब्लम बन रहा है। इंटरनेशनल सिस्टम कई वजहों से इन प्रॉब्लम्स को बिल्कुल एड्रेस नहीं कर पा रहा, और इसमें मैं सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स को ज़िम्मेदार नहीं ठहराता हूँ, लेकिन जो एमर्जिंग बड़े पावर्स हैं चाइना जैसे, उनकी भी गैर जिम्मेदारी बिल्कुल सामने आ गई है। मेरे ख्याल से इन कंट्रीज़ में समझ है कि ये जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है उसमें उनका भी इंटरेस्ट नहीं है। आखिर अगर दुनिया थोड़ी स्टेबल रहे और बड़े ताकतों के बीच में अंडरस्टैंडिंग रहे तो बिज़नेस, इन्वेस्टमेंट, इन चीज़ों का क्लाइमेट ठीक रहता है, और इंस्टेबिलिटी से हर एक को खतरा है। लेकिन ये जियोपॉलिटिकल कंपटीशन के माहौल में अनफॉर्चुनेटली ग्रेट पावर्स कोलैबोरेट नहीं कर पा रहे ग्लोबल प्रॉब्लम्स का सल्यूशन लाने के लिए। तो यूनाइटेड नेशंस छोड़ो, अब बड़ी ताकतें नहीं कर पा रही, तो ये आने वाले दशकों के लिए अनफॉर्चुनेटली बहुत ही डेंजरस मतलब सिचुएशन बन रहा है। एंड इज़राइल इज़ जस्ट वन ग्लिम्प्स कि आगे और कई जगह क्या हो सकता है। चलिए, इसी बात पे हमारा आज का एपिसोड यही ख़त्म होता है। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।